चलिए बहुत अच्छा। आज हम फिजिक्स का पार्ट 4, इसमें 10वीं वर्ग का फिजिक्स पढ़ा रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम पार्ट 3 तक बता चुके हैं। पार्ट 3 हो चुका है। आज हम लेकर के आए उसका पार्ट 4 और पार्ट 3 में बता रहे थे, अभिलंब के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो कि उसमें पूरा नहीं कर सके। चलिए आज हम देखते हैं। सबसे पहले हम अभिलंब देखते हैं कि अभिलंब क्या है। तो अभिलंब परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु पर जो लंब खींचते हैं, आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा जाता है उसको हम अभिलंब कहते हैं। ये हो गया परावर्तक सतह, और यहाँ पर खींचा गया लंब है ये ON, तो ON हो जाएगा अभिलंब। देखिए हाँ लिख दिए हैं, परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं, और इसे N से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित करते हैं? N से। ये अभिलंब हो गया। इसके बाद आता है आपतन कोण। आपतन कोण, ये कोण, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन आज हम लिखा दिए हैं और समझते हैं फिर से कि आपतन कोण क्या आता है। तो आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। यहाँ कोण AON, देखिए AON ये कोण को दर्शा रहा है, ये कोण, यही तो आपतन कोण। यहाँ कोण AON आपतन कोण। आपतन कोण को कोण I से सूचित करते हैं। चलिए उसके बाद बताए थे परावर्तन कोण की चर्चा किए थे कि परावर्तन कोण क्या है, इसकी चर्चा किए थे, लिखाए थे ना। आज चलिए देखिए यहाँ पर लिख दिए परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे एंगल R से सूचित करते हैं। देखिए ये है परावर्तन कोण, यहाँ ये परावर्तन कोण। इसमें कहा गया कि परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण हमारा OB है, और ON हो गया अभिलंब। इसके बीच जो कोण बनता है वो कहलाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण रहे या आपतन कोण रहे, दोनों में अभिलंब शामिल है। अभिलंब जो रहता है ये दोनों में शामिल था। इसके पहले हम बताए थे आपतन कोण, उसमें भी अभिलंब था, और परावर्तन कोण इसमें भी अभिलंब है। अर्थात अभिलंब दोनों कोण में शामिल होते हैं, आपतन कोण रहे या परावर्तन कोण रहे। उसके बाद होता है आपतन बिंदु, इससे संबंधित आपतन बिंदु है। तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, तो ये आ रही आपतित किरण, परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो जिस बिंदु पर ये आएगा उस बिंदु को ही कहते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। यहाँ आपतन बिंदु O है। आपतन बिंदु क्या है? O हो गया आपतन बिंदु। चलिए इसको लिखिए फटाक से, उसके बाद हम आते हैं आगे बताते हैं परावर्तन। दर्पण में परावर्तन, कि परावर्तन क्या है, कैसे होता है परावर्तन। परावर्तन, सबसे पहले हेडिंग लिए परावर्तन। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन एक घटना है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? एक घटना है। तो वैसी घटना जिसमें प्रकाश जब किसी अपारदर्शक सतह पर पड़ती है, तो पड़ने के बाद जिस दिशा से आ रही थी उसी दिशा में वापस टकरा कर लौट जाती है, ऐसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ऐसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो लिखिए, जब प्रकाश किसी अपारदर्शक
दर्शक अपारदर्शक चिकनी सतह पर पड़ती है तो प्रकाश उसी दिशा में टकरा कर लौट जाती है। लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, कोई हम सतह लेते हैं, परावर्तक सतह, ये हो गया परावर्तक सतह, ये हो गया हमारा परावर्तक सतह। एक तरफ कलाई कर दिए, मान लिए कि कांच ले लिए, कांच का प्लेट, एक तरफ हम कलाई कर दिए, रज्जित कहते हैं जिसको, और इस पार्ट से, ऊपर वाला पार्ट से प्रकाश का परावर्तन होगा। मतलब यहाँ पर प्रकाश आएगा, यहाँ से प्रकाश आने के बाद क्या होगा, ये पार नहीं कर जाएगा क्योंकि वो पारदर्शक वस्तु है। और यहाँ से अब क्या होगा, जब प्रकाश इस पर टकराता है तो टकराने के बाद इस दिशा से आ रहा था तो इसी दिशा में फिर लौट जाएंगे, और ऐसे घटना को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर ये किरण आ रहा है, इस बिंदु पर आ रहा है, यहाँ पर कोण आई इसको कहते हैं, आई इसको कहते हैं कोण आर कहते हैं। बिंदु ओ, ई किरण है ए ओ, ई किरण है ओ बी, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, यही हो गया प्रकाश का परावर्तन। ये दिखाया गया प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। चलिए, आप जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के, एक नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार से होते हैं, एक अनियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। तो चलिए लिखते हैं प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, कि कितने प्रकार से परावर्तन होता है प्रकाश। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, तो एक में लिखेंगे नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और दूसरा है हमारा अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो दो प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है। आप जानेंगे कि नियमित परावर्तन क्या है और अनियमित परावर्तन क्या है। तो सबसे पहले नियमित परावर्तन के बारे में समझेंगे। तो नियमित परावर्तन वैसा परावर्तन होता है जिसमें प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन हो, जिसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन हो, उससे कहते हैं नियमित परावर्तन। और जिस परावर्तन में प्रकाश के नियम का पालन नहीं होता है उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। चलिए हेडिंग दीजिए नियमित परावर्तन, कि नियमित परावर्तन क्या है।
1 नंबर में नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन लिखिए, जिस प्रकाश के जिस परावर्तन में, प्रकाश के जिस परावर्तन में, जिस परावर्तन में, प्रकाश के जिस परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन हो, उसे प्रकाश, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हम ले रहे थे, एक सतह, चिकनी सतह ले लेते हैं, चलो दर्पण ले लिए, और यहाँ पर प्रकाश आया, इधर मुड़ गया, तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन कोण I बराबर कोण R है इसमें, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन इसमें हो रहा है। अब आगे बताएंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। ये हो गया नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। अब दूसरा होता है अनियमित परावर्तन, तो उसके बारे में आइए, अनियमित परावर्तन क्या है उसके बारे में जानते हैं। अनियमित परावर्तन 2 नंबर में, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। तो वैसा परावर्तन, वैसा परावर्तन जिसमें प्रकाश के परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन न हो, वैसा परावर्तन जिसमें प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन ना हो, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन कहते हैं, यानी कि वैसा परावर्तन जिसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन ना हो, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। मतलब देखिए, अनियमित परावर्तन, ये कोई सतह है, अब यहां से प्रकाश आया, यहां पर यहां से इसे परावर्तित हो गया, यहां पर क्या हुआ, ये आपतन कोण कहलाया और ये परावर्तन कोण कहलाया। यहां से प्रकाश आया, इधर चल गया, तो ये भी नियमित परावर्तन नहीं हो रहा है। यहां पर देखिए, लम इधर खींचेगा, ये I, मतलब I और R इसमें कोण बराबर नहीं हो रहा है, तो नियमित परावर्तन है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर नहीं होगा तो अनियमित परावर्तन हो जाएगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण अगर बराबर नहीं है तो अनियमित परावर्तन, जिसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन, ये हुआ अनियमित परावर्तन। आप जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, कि प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, हेडिंग दीजिए, प्रकाश के परावर्तन के दो, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं।
प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है इसमें, है ना, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं और इसमें पहला नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण कहते हैं आने वाली किरण को, अब परावर्तित किरण उसको कहते हैं जो टकरा कर वापस लौटता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण एवं परावर्तित, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण तथा आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, अभिलंब तो ही होता है, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब ही लिख लेते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, फिगर से समझिए, ये हो गया परावर्तक सतह, यहाँ पर देखिए ये हुआ आपतित किरण, यहाँ से टकरा के जो लौट जाएगा वो हो जाएगा परावर्तित किरण, और इस पर जो डाला गया लंब ये हो गया अभिलंब। ये क्या हो गया? अभिलंब। ये हो गया अभिलंब, ये हो गया आपतन कोण और ये हुआ परावर्तन कोण। तो ये आपतित किरण, देखिए परिभाषा समझिए, आपतित किरण, बात समझिए जो कह रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया ये अभिलंब तीनों 1 2 3, 1 2 3, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम इसका है, दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ये है आपतन कोण, ये है परावर्तन कोण। मतलब अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। ये परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। चलिए, परावर्तन के दो नियम हो गए हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और सेकेंड हो गया आपतन कोण एवं परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ये उसके बाद अब लिखते हैं छाया क्या होता है। एक चीज छाया, शैडो।
छाया। शैडो क्या है? छाया। तो छाया उसको कहते हैं जो अंधेरा भाग रहता है, अर्थात जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु पर पड़ती है तो इसके पीछे वाला भाग जो काला हो जाता है, जो भाग काला हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, अंधेरे वाले भाग को क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। अंधेरे वाले भाग को छाया कहते हैं। तो लिखिए, जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु पर आपतित होती है तब उसके पीछे वाले अंधेरे भाग को छाया कहा जाता है। छाया कहा जाता है। जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु पर, ये देखिए अपारदर्शक वस्तु है, अब यहां से प्रकाश इधर से आएगा, इस पर पड़ेगा तो इसका छाया इधर नीचे बन जाएगा, इधर इसका छाया नीचे बन जाएगा। अंधेरा भाग इस तरह से गिरा हुआ रहेगा इस पर, इसका छाया ही हो गया। ये क्या हो गया? ये छाया हो जाएगा। ये इस तरह से इसके नीचे पड़ी हुई लाइन लगेगा तो ये छाया रहेगा। ये छाया हो गया। ये वस्तु था, इधर से प्रकाश आए तो इसके पीछे में इस तरह से छाया बनता है, जिसको परछाई हम लोग कहते हैं। अब आइए दर्पण, कि दर्पण क्या है। इस चैप्टर में तो इसी को पढ़ने हैं। दर्पण क्या है, कितने प्रकार के दर्पण होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दर्पण। मिरर कि मिरर क्या है? दर्पण। तो वैसा पदार्थ जो प्रकाश का परावर्तन नियम के अनुसार करता है तब उसे दर्पण कहते हैं। वैसा पदार्थ जो प्रकाश का परावर्तन नियम के अनुसार करता है तब उसे दर्पण कहते हैं। अब दर्पण देखिए 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण। समतल दर्पण। नंबर 2 गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण ये होता है प्लेन मिरर का रहता है। प्लेन मिरर। ये हो गया स्फेरिकल मिरर। और अंत में होता है परवलयिक दर्पण। परवलयिक
परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण, पाराबोलिक मिरर, पाराबोलिक मिरर, पाराबोलिक, पाराबोलिक मिरर। तो 3 प्रकार के दर्पण होते हैं। चलिए समतल दर्पण के बारे में पहले पढ़ते हैं कि समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण क्या है, पहले इसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद गोलीय दर्पण क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर परवलयिक दर्पण क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए अब हेडिंग देते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण, अब ये समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण 1 नंबर है कि प्रकाश का परावर्तन जब समतल सतह से होता है तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन जब समतल सतह से होता, प्रकाश का परावर्तन जब समतल सतह से होता है तब उसे समतल दर्पण कहते हैं। यानी कि समतल दर्पण से जब परावर्तक सतह इसका समतल होता है, क्योंकि परावर्तन कहाँ से हो रहा है, समतल सतह से। समतल प्लेन, जैसे ये हो गया प्लेन, समतल हो गया। इस टाइप के अगर परावर्तन कराने वाला कोई पदार्थ है तो ये समतल दर्पण कहलाएगा। प्लेन होना चाहिए एकदम। उसके बाद समतल दर्पण के बाद आप इसमें देखेंगे कि समतल दर्पण में परावर्तन कितने तरह से होता है। तो समतल दर्पण में 2 तरह से परावर्तन होता है। समतल दर्पण में 2 तरह से परावर्तन होता है, ऊपरी सतह से और निचली सतह से, दोनों सतह से परावर्तन होता है। तो ऊपरी सतह से कब होता है और निचली सतह से कब होता है, चलिए देखिए उसको। इसे में लिख देंगे हम, इसी में लिख देंगे, कहते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दोनों सतहें, दोनों सतहों से होती है। समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दोनों सतहों से होती है। लिखेंगे जब समतल दर्पण, जब समतल दर्पण पर रजित या कलई, इसे रजित या कलई कहते हैं। जब समतल दर्पण पर रजित या कलई होता है, कलई किया होता है तो प्रकाश का परावर्तन निचली सतह से होता है। तो प्रकाश का परावर्तन निचली सतह से होता है। और जब प्रकाश के समतल दर्पण पर अगर चांदी का लेप रहता है लगा हुआ तो उसमें परावर्तन ऊपरी सतह से होता है। जब समतल दर्पण पर चांदी का लेप लगा होता है
तब जब समतल दर्पण पर चांदी का लेप लगा होता है तब प्रकाश का परावर्तन निचली सतह से होता है। चलिए अब इसको देखिए, निचली सतह इसमें कहा गया है प्रकाश का निचली सतह से, निचली नहीं, यहाँ पर ऊपरी सतह से होगा, ऊपरी सतह से होता है। जब चांदी का लेप रहेगा तो ये हो गया। ये रजित कर देते हैं, ये रजित किया हुआ है तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन निचली सतह से होगा। ये रजित है, यह कलई यहाँ पर है, ये एजी का लेप है, एजी का लेप है। अब नोट में लिखते हैं, नोट में आइए कि जब प्रकाश समतल दर्पण पर लंबत आपतित होती है, जब प्रकाश समतल दर्पण पर लंबत आपतित होती है तब प्रकाश का परावर्तन उसी पथ पर से होकर प्रकाश वापस लौट जाते हैं। जब प्रकाश समतल दर्पण पर लंबत आपतित होती है तो प्रकाश का परावर्तन उसी पथ पर से होकर प्रकाश वापस लौट जाती है। देखिए समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हो गया प्रकाश, ये हो गया समतल दर्पण। यहाँ कह रहा है कि जब प्रकाश इस पर लंबत आएगा, इस पर प्रकाश आया, अब प्रकाश फिर वापस टकरा कर इसी पर से लौट गया। वापस जब लंबत आता है तो परावर्तन के बाद यहीं से लौट जाता है, क्योंकि जब आ रहा है ये
प्रकाश की किरण लंबवत आ रहा है तो लंब से 0 डिग्री कोण बना के आ रहा है, लंब से 0 डिग्री का कोण बनाते हुए आ रहा है, तो वापस भी जाएगा तो लंब से 0 डिग्री कोण बनाते हुए, क्योंकि प्रकाश जिस एंगल से आते हैं यानी कि लंब से जितने एंगल बना के आते हैं प्रकाश, परावर्तन भी उतने एंगल से होते हैं लंब से। अगर 0 डिग्री से बना करके आएंगे लंब से तो लंब से 0 डिग्री बना के निकलेगा, यानी कि लंबवत आएगा तो वापस भी लंबवत जाएगा। अगर यहाँ से 30 डिग्री कोण बना का था तो यहाँ से 30 डिग्री कोण बना करके निकलता। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, और आई कितना है, आपतन कोण क्या है, आपतन कोण यहाँ कितना है, तो आपतन कोण बराबर 0 डिग्री, परावर्तन कोण क्या है बराबर 0 डिग्री, यानी कि दोनों के दोनों 0 डिग्री है, आई भी और आर भी। अर्थात यहाँ से पता चला जब प्रकाश समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान 0 होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान 0 होता है। अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, कि कैसे प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, और किरण आरेख से उसको हम दिखाते हैं, किरण आरेख से दिखाते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है कोई भी वस्तु का समतल दर्पण। इससे क्वेश्चन रहेगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, किरण आरेख, किरण आरेख द्वारा दिखाएं, किरण आरेख द्वारा दिखाना है कि प्रतिबिंब कैसा इसमें बनता है। चलिए हम समतल दर्पण एक ले लिए, ये हो गया समतल दर्पण मेरा। अब इसमें हम एक यहाँ पर से कोई वस्तु यहाँ रख लिए, यहाँ क्या रख लिए, कोई वस्तु रख लिए। वस्तु रखने के बाद यहाँ से तो प्रकाश चारों दिशाओं में यानी कि फैलेगा निकलेगा, तो कोई किरण एक यहाँ से प्रकाश पर आपतित होती है, लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद फिर इसी पथ से लौट जाएगी, क्योंकि लंबवत जब आएगी प्रकाश की किरण तो लंबवत लौट जाएगी। चलिए अब यहाँ से एक किरण इधर भी दर्शा, क्योंकि इसके तरफ से इससे यहाँ से सभी दिशा में किरण निकल रहा है, तो एक किरण मान लेते हैं यहाँ से भेज देते हैं, यहाँ ये हो गया आपतित किरण। अब क्या होगा, यहाँ से जब टकराएगा तो परावर्तन हो जाएगा, प्रकाश का क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन, यहाँ से इधर मुड़ जाएगा और इस इतना होगा कि जितना दूरी पर ये था ना उसी पथ से लगा कि आ रहा है। ये हो गया प्रकाश का, लग रहा है कि ये किरण यहाँ से आ रही थी, और अभी चाहना भेजना चाहते तो और भेज सकते हैं। यहाँ से अब मान लीजिए कि ऐसे खींच दिए, यहाँ से फिर इधर परावर्तित हो जाएगा ये किरण, इधर से आया और यहाँ से परावर्तित हो गया, क्योंकि यहाँ पर कट रहा। अगर यहाँ कोई वस्तु ए था तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बन गया, इधर इधर क्या बन गया, ए डैश बन गया। और कैसा बना, वास्तविक कटाव नहीं हुआ, क्योंकि प्रकाश की परावर्तित किरण सब यहाँ से आकर के इधर मुड़ रहा था, तो परावर्तित किरण को हम काल्पनिक रेखा के द्वारा दर्शाएं
कि लग रहा है यहाँ पर एक दूसरे से कट कर रहा है, इधर वाला भी इधर वाला भी। तो इस बिंदु पर काल्पनिक कटान हुआ, और काल्पनिक कटान से जो प्रतिबिंब बनते हैं उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बना। कैसा प्रतिबिंब बना? काल्पनिक प्रतिबिंब बना। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं कि एम डैश समतल दर्पण है, जो ए कोई वस्तु है, जिस यहाँ पर भी और कुछ नाम रखे, ए डैश इसका प्रतिबिंब बन गया। माना कि एम डैश एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, जिसमें दर्पण के सामने वस्तु, दर्पण के सामने वस्तु ए पर रखा है, वस्तु ए रखा है, जिसका प्रतिबिंब ए रखा है। यहाँ से किरण एम दर्पण पर जाती है, तब परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है, उसी पथ पर लौट जाती है। इसी तरह से, इसी प्रकार से दूसरा किरण यहाँ पर कुछ नाम रख लेते हैं, एन, यहाँ पी, क्यू, यहाँ आर। दूसरा किरण एन दर्पण पर पड़ती है, तब परावर्तन के बाद एनआर की तरफ मुड़ जाती है, एनआर की तरफ मुड़ जाती है, एनआर की तरफ मुड़ जाती है। इसे पीछे की ओर बढ़ाने पर यह बिंदु ए डैश पर किरण PQ के बढ़ाई हुई भाग पर मिलती है। इस तरह वस्तु ए का प्रतिबिंब ए डैश बना। इस तरह वस्तु ए का प्रतिबिंब ए डैश बना। यहाँ पर है वस्तु और इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया। चलिए इसको लिखिए पूरा। उसके बाद आते हैं समतल दर्पण के गुण, कि समतल दर्पण के क्या गुण है।
समतल दर्पण के गुण। हेडिंग दीजिए, समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के गुण, तो लिखिए पहला गुण, समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए, जितनी दूरी पर समतल दर्पण से वस्तु आगे रहेगा सामने में, उतनी दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अगर समतल दर्पण से 10 मीटर दूरी पर है, अगर समतल दर्पण से कोई वस्तु 10 मीटर दूरी पर है, तो दर्पण से 10 मीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी समतल दर्पण में हमेशा बराबर होती है। जितना दूरी पर वस्तु उसके पीछे बनता है, दर्पण के आगे नहीं, दर्पण के आगे वस्तु रहती है समतल दर्पण के, और समतल दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। और जितनी दूरी पर होती है वस्तु उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। ये पहला गुण है। और नंबर 2, दूसरा गुण है कि समतल दर्पण से हमेशा, समतल दर्पण से हमेशा सीधा, काल्पनिक एवं वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। देखिए, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा सीधा, काल्पनिक एवं वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। चलिए नंबर 3, तीसरा गुण आइए, समतल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है। चलिए नंबर 4, अगर देखिए जितने स्पीड से हम, जितने स्पीड से हम समतल दर्पण की ओर जाएंगे, जितने स्पीड से हम समतल दर्पण की ओर जाएंगे, उसके दुगना स्पीड से प्रतिबिंब उधर से आते हुए प्रतीत होता है। इसका देखिए चौथा गुण है, इसका चौथा गुण है कि समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण की ओर, समतल दर्पण की ओर जिस वेग से वस्तु जाती है, समतल दर्पण की ओर जिस वेग से वस्तु जाती है, जैसे यहाँ समतल दर्पण है और यहाँ से हम चलेंगे वस्तु दर्पण की ओर, तो समतल दर्पण की ओर जिस वेग से वस्तु जाती है, प्रतिबिंब 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 वस्तु के वेग के दुगने वेग से, वस्तु के दुगने वेग से
दर्पण की ओर आती हुई मालूम पड़ती है, मालूम पड़ती है। यानी कि जिस वेग से हम दर्पण की ओर वस्तु को ले जाएंगे तो प्रतिबिंब उसके दुगने वेग से इधर आता हुआ प्रतीत होगा। अगर हम वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड से ले जा रहे हैं तो प्रतिबिंब 10 मीटर पर सेकंड से आता हुआ प्रतीत होगा। यानी कि जिस वेग से वस्तु जाएगा दर्पण की ओर उसका प्रतिबिंब उसके दुगने वेग से आएगा। चलिए नंबर 5, इसका 5वां गुण है, अगर वस्तु को हम ले जा रहे हैं, वस्तु को हम स्थिर रख रहे हैं, दर्पण को ला रहे हैं आगे, अगर हम वस्तु हो गए और हम दर्पण को ही सामने रख करके हम चेहरे को देख रहे हैं, उसके दर्पण को ही ला रहे हैं वस्तु की ओर, तब प्रतिबिंब किस वेग से आएगा? तो पर दर्पण की ओर अगर हम वस्तु की ओर ला रहे हैं, दर्पण को ला रहे हैं वस्तु की ओर जिस वेग से, उसी वेग से प्रतिबिंब भी वस्तु की ओर आता हुआ प्रतीत होगा। चलिए इसमें यानी कि जब वस्तु स्थिर रहती है तो जिस वेग से दर्पण को लाएंगे वस्तु की ओर उसी वेग से प्रतिबिंब भी आता हुआ मालूम पड़ेगा। ये 5वां गुण है। नंबर 5, यदि वस्तु स्थिर हो, यदि वस्तु स्थिर हो तब, यदि वस्तु स्थिर हो तब दर्पण को जिस वेग से वस्तु की ओर लाएंगे, दर्पण को जिस वेग से वस्तु की ओर लाएंगे प्रतिबिंब भी उसी वेग से आएगा। ये हो गया 5वां गुण। नंबर 6, समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब, समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब पाने के लिए समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब पाने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। ये हो गया 6ठा गुण समतल दर्पण का। चलिए उसके बाद आते हैं हम समतल दर्पण। अगर 2 गो समतल दर्पण है और कुछ कोण पर रखा हुआ है, कुछ कोण पर रखा हुआ है और उस कोण पर एक वस्तु बीच में रख दिए हैं, जैसे इस तरह से एक समतल दर्पण हो, दूसरा समतल दर्पण हो, दोनों कुछ एंगल पर रखा हुआ है और उसके बीच में ये स्केच है, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा कैसे बनेगा, कितना बनेगा, इस पर आते हैं। जब 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर रखे हुए हैं तब
जब दो समतल दर्पण थीटा कोण पर रखे हुए हैं, नोट में इसको ले लेते हैं, नोट में ले लेते हैं कि जब दो समतल दर्पण थीटा कोण पर रखे हुए हैं, अर्थात दोनों के बीच थीटा कोण है, तब उसके बीच में अगर कोई वस्तु है तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। तब उसके मध्य में स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब का बनना। चलिए लिखते हैं। दो समतल दर्पण थीटा कोण पर हो तब प्रतिबिंब की संख्या बराबर, थीटा कोण पर हो तथा उनके बीच वस्तु हो, तब प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 बटे थीटा, 360 बटे थीटा। यही सूत्र से निकलता है, यही सूत्र से निकलता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि केस फर्स्ट में केस ले लेते हैं। जब 360 बटे थीटा का मान, जब 360 बटे थीटा का मान सम हो, थीटा का मान सम संख्या हो, तब प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1 होगी। यानी कि 360 बटे थीटा का मान पहले निकालेंगे। अगर उसका मान सम आ गया तब प्रतिबिंब की संख्या जितना आया उससे कम होगा, जितना आया उससे कम होगा। अगर इसका मान विषम आ गया, अगर इसका मान विषम आ गया तब प्रतिबिंब की संख्या जितना आएगा वही होगा। केस 2 जब 360 बटे थीटा का मान विषम संख्या हो, तब प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 बटे थीटा ही होगा, तब 360 बटे थीटा ही होगा। जैसे हम इस पर एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पण है जो एक दूसरे से 30 डिग्री पर व्यवस्थित हैं। दो समतल दर्पण जो एक दूसरे से 30 डिग्री पर व्यवस्थित हो तब दो समतल दर्पण जो एक दूसरे से 30 डिग्री पर व्यवस्थित हो तथा उनके बीच कोई एक वस्तु हो, तब उस वस्तु का
कितना प्रतिबिंब, उस वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा। देखिए भाई, समझिए गौर से। अभी हम बोले थे कि अगर दो समतल दर्पण है, उसके बीच में अगर कुछ कोण है और यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो कैसे हम प्रतिबिंब की संख्या निकालते हैं, उसके लिए सूत्र बताएं 360/थीटा। 360/थीटा, उसका सबसे पहले मान निकालेंगे। उसके मान निकालने पर यदि सम संख्या आ जाए मान, तो प्रतिबिंब की संख्या जितना आया उससे कम होगा। अगर विषम आ जाए मान तो वही हो जाएगा आंसर, प्रतिबिंब की संख्या वही हो जाएगा। तो इसका हल देखिए, यहाँ थीटा बराबर 30 डिग्री, इसलिए 360 बटे पहले थीटा ज्ञात कर लीजिए क्या आ रहा है, तो 360/30 12 बराबर आ गया 12। ये आ गया सम, ये क्या हो गया सम। जब सम संख्या होता है इसका 360/थीटा का मान, तो प्रतिबिंब की संख्या एक कम हो जाता है, इसलिए प्रतिबिंब की संख्या बराबर 12 - 1 11। इसी तरह से अगला क्वेश्चन रहता कि अगर कोई दो गो समतल दर्पण है जो एक दूसरे से 72 डिग्री पर झुके हुए हैं, दो समतल दर्पण के बीच 72 डिग्री का कोण हो, तब दो समतल दर्पण के बीच 72 डिग्री का कोण हो, तब उसके बीच वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखेंगे थीटा का मान दे दिया है 72 डिग्री, तो सबसे पहले 360/थीटा का मान निकालेंगे। इसलिए 360/थीटा का मान क्या आ रहा है, तो 360/72, यहाँ से कट जाएगा ये 5 बार में, तो बराबर आ गया 5। ये क्या है, विषम है। जब विषम आ जाएगा तो प्रतिबिंब की संख्या वही रहेगा। अतः प्रतिबिंब की संख्या बराबर हो जाएगा 5। प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगा 5। यदि 360/थीटा, यदि 360/थीटा का मान न सम संख्या हो न विषम संख्या हो, अर्थात भिन्न आ जाए, दशमलव भिन्न अगर आ जाए, तब जानेंगे कितना उसमें प्रतिबिंब की संख्या बनेगा। यदि 360/थीटा का मान, यदि 360/थीटा का मान भिन्न हो जाए, तब प्रतिबिंब की संख्या बराबर पूर्णांक होगा। तब प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा, जो पूर्णांक में रहेगा वही होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि यदि दो समतल दर्पण के बीच एक वस्तु है, दो समतल दर्पण के बीच एक वस्तु है
समतल दर्पण इस प्रकार व्यवस्थित है कि दोनों के बीच 16 डिग्री का कोण है। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि दो समतल दर्पण है, उसके बीच में कोई वस्तु है और दोनों के बीच का कोण कितना है, 16 डिग्री है। तो बताइए कि कितना प्रतिबिंब बनेगा। तब प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले यहाँ थीटा बराबर 16 डिग्री, इसलिए 360 बटे थीटा निकाल लेते हैं। तो 360 बटे 16 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 22.8 बटा 16। तो यहाँ पर पूर्णांक देखिए क्या है, पूर्णांक 22 है। अतः प्रतिबिंब की संख्या बराबर हो जाएगा 22। प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगा 22, क्योंकि पूर्णांक से कितना है, 22 है। चलिए आज हम देखें फिजिक्स का पार्ट 4 और इसमें हम प्रतिबिंब की संख्या निकालना सीख लिए कि दो समतल दर्पण अगर कुछ एंगल पर रखा हुआ तो उसके बीच में कोई वस्तु तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे अब समतल दर्पण का उपयोग, कि समतल दर्पण का उपयोग क्या है। इसलिए हमारे वीडियो को रेगुलर देखिए और अगर पसंद आया, पूरा बढ़िया लगा आप वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।